हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट करवाऊंगी। बहुत टाइम से मतलब आज आपका फाइनली वेट ओवर हो गया। बहुत टाइम से मैं कह रही थी मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन बस थोड़ा बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। बट फाइनली आज हम इस यूनिट को और ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, बुक है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है स्ट्रेस क्या होता है। तो जो आज का जो टाइम है ना, उसमें स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि आपको चाहे स्कूल हो, वर्क प्लेस हो या फिर डे टू डे लाइफ होती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाता है और सभी इस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पहले मैं स्ट्रेस की थोड़ी सी आपको डेफिनेशन देती हूँ, उसके बाद में आगे समझाती हूँ। तो स्ट्रेस क्या है? इज़ अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। तो स्ट्रेस बेसिकली इमोशनल और फिजिकल जब आप टेंशन लेते हैं तो वो चीज़ होती है स्ट्रेस। जो अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बॉडी पे भी दिखने लग जाते हैं। फ्रस्ट्रेट रहता है इंसान, इरिटेट से रहते हैं और परेशान से रहते हैं। इसके अलावा इमोशनल और फिजिकल टेंशन होती है स्ट्रेस। इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट और थॉट दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री और नर्वस। जो स्ट्रेस है वो कहीं से भी आ सकता है। कोई इवेंट है या कोई थॉट है जिसने आपको परेशान कर दिया हो, मेंटली या फिजिकली आपको डिस्टर्ब किया हो। कोई ऐसा थॉट, कुछ ऐसी बात जिसका आप स्ट्रेस ले सकते हैं। जैसे कि या तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, एंग्रीनेस आ गई आप में, नर्वसनेस हो गई। फॉर एग्जाम्पल जो अभी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं इग्नू के, तो हो सकता है कि कोई स्ट्रेस ले ले कि पता नहीं कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं होगा। तो स्ट्रेस से ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जब आप फ्रस्ट्रेटेड फील करें, गुस्से में फील करें या नर्वस फील करते हैं तो ये सब एक स्ट्रेस के ही सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली जो स्ट्रेस है ना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड्स होंगे। अब आप सोचेंगे स्ट्रेस पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, तो यस एग्जैक्टली हो सकता है। स्ट्रेस ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड्स होते हैं। स्ट्रेस इज योर बॉडीज रिएक्शन टू अ चैलेंज और अ डिमांड। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है? आपकी बॉडी का रिएक्शन है। कोई चैलेंज है या डिमांड होते हैं, स्पेशली कोई चैलेंज आपको आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, वो चीज़ स्ट्रेस होती है। अगर आपकी बॉडी नेगेटिव सेंस में रिएक्ट करती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी नेगेटिव सेंस में वर्क करती है। वहीं अगर कोई चैलेंज आता है और आप उससे compete करना चाहते हैं, उससे फाइट करना चाहते हैं, तो वहीं आपकी जो बॉडी है वो उससे पॉजिटिव सेंस में रिलेट करती है। नाउ स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव। जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, सच एज व्हेन इट हेल्प्स टू यू अवॉइड चेंज और मीट अ डेडलाइन। जब ये स्ट्रेस जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि आप कोई चेंज चाहते हो या फिर कोई खतरा हो या फिर जो आपको डेडलाइन दी जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना स्ट्रेस में ही ज़्यादा काम करते हैं। आपका एग्ज़ाम है और ये सब आपके साथ में भी होता होगा कि कल आपका एग्ज़ाम है तो आज उससे एक दिन पहले आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इवन स्कूल एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ होती है कि स्ट्रेस में कई बार आप पॉजिटिव सेंस में भी पढ़ पाते हैं या पॉजिटिव आउटपुट भी दे पाते हैं। Stress as such is like a salt and pepper, and a life without stress would be without motivation, as stress often motivated। देखिए यहाँ पे ना आपको स्ट्रेस का पॉजिटिव साइड बता रखा है कि स्ट्रेस जो है ना वो एक सॉल्ट एंड पेपर जैसा है, जो होता भी है और दिखता भी नहीं है। और नहीं हो तो उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता है कि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना एक तरीके का मोटिवेशन आपको मिलता है। सपोज आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस होगा, अगर आपके टीचर से आपको डर होगा या किसी चीज़ में आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने का थोड़ा डर होगा, पेरेंट्स का डर होगा, तो आपका जो आउटपुट है ना वो बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर ये एक पॉइंट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम पे ये एक नेगेटिव सेंस में चला जाता है। Stress often motivates us to work in a certain direction. Thus, stress is not altogether negative, does have numerous advantage. तो स्ट्रेस के बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं, नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। स्ट्रेस होने से जो आपकी डेडलाइन होती है उस पर आप मीट कर पाते हैं, टाइम से पहले आप अपने उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेस, तो आपको समझा दिया। अगर क्वेश्चन आता है तो उससे अकॉर्डिंग आप लिख पाएंगे। अब हमारा मेन जो टॉपिक स्टार्ट है वो है अप्रोचेस टू द स्ट्रेस। तो ये जो आपकी यूनिट्स है ना, ये देखिए पूरी बुक करवाने का टाइम अभी बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो उसमें से जो जो सेलेक्टिव टॉपिक्स मैंने पिक करे हैं मैं वही आपको करवा रही हूँ। अगर आपके पास में बुक है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और मेरे पास में इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऐसे PDF से निकाला है जो ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल था। आपके पास में बुक है तो आप वहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं और पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आंसर्स को प्रिपेयर करिए और हर एक सब्जेक्ट के
जो भी आपके सब्जेक्ट है, स्पेशली थ्योरी वाला जो पोर्शन है, उसमें हर एक सब्जेक्ट के कम से कम ना 10 क्वेश्चंस आप हर एक क्वेश्चन के प्रिपेयर कर लीजिए विद आंसर्स, कि एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आप उनसे रिलेट करके भी आंसर्स को लिख पाएँ। और उन 10 में से हो सकता है कि 4 या 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ जाए, वो आपका लक फैक्टर वर्क करता है। लेकिन प्लीज़ इतने आंसर्स को पहले अच्छे से प्रिपेयर करिए कि उसका आपको स्टैटिक सब कुछ पता हो, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप उसको लिख पाएँ। नाउ हेडिंग है अप्रोचेस टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन बेटर वे विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग 4 अप्रोचेस। तो स्ट्रेस की आपको टोटल 4 अप्रोचेस दे रखी हैं, जिससे आप स्ट्रेस को और ज़्यादा अच्छे वे में समझ पाएंगे। फर्स्ट जो अप्रोच है वो क्या है, मेडिकल अप्रोच है। मेडिकल अप्रोच का मतलब देखिए, कैनन इनिशियली लर्नड स्ट्रेस एज द इमरजेंस रिस्पॉन्स एंड फर्दर एलैबोरेट दैट स्ट्रेस हैड इट्स सोर्स इन द फाइटिंग इमोशंस एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। ये जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही ब्लर सा हो गया है, मतलब कि इसमें क्लैरिटी थोड़ी सी कम है, मैं मानती हूँ ये चीज़, लेकिन ये पता नहीं ये पेज ऐसा निकला क्यों, बट मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। Stress was an outcome of an environment demand that was external and led in imbalance in the natural study of the state of the individual. He further stated that body encompasses natural defense mechanism that play a role in maintaining the homeostasis or natural study states of an individual. Cannon was also interested in sympathetic nerve system that was significant in activations of the individuals when in stressful situation. Medical approach ना थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाती हूँ, इसमें पढ़ा जो ना वो मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया होगा, मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ कि मैंने क्या इसमें समझाने का ट्राई किया था। मेडिकल अप्रोच का क्या मतलब होता है, अगर आपने 9th में 10th में थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी होगी ना, तो आपने न्यूरॉन सिस्टम डेफिनेटली पढ़ा होगा, जिसमें वो हमारे ब्रेन से नर्व सेल्स कनेक्ट होती हैं। जो भी चीज़ आपकी बॉडी में होती है, चाहे आपकी बॉडी पे, हाथों पे, पैरों पे कहीं पे भी ठंडा गर्म फील हो रहा है, वो चीज़ का कमांड देना। कोई पैनिक सिचुएशन होती है, कोई एक्सीडेंट केस होता है, पैनिक सिचुएशन होती है जिसमें टाइम पे आप पैनिक हो जाते हैं, आपका माइंड प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता, तो ये सब चीज़ें आपकी अप्रोच दे रखी हैं कि जब मेडिकल अप्रोच की बात करेंगे तो उसमें हमारे ये कुछ नर्व सिस्टम वर्क करता है कि आप वो चीज़ में इतना पैनिक है कि आपका जो माइंड है ना वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये चीज़ सही रहेगी और क्या चीज़ करनी है उस टाइम पे। मतलब कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये चीज़ आपके पास में आती है इसमें मेडिकल अप्रोच में। मीन्स कि कोई जो आपके पास में सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग आपकी बॉडी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, ट्रक वगैरह, और आपको साइड में हटना है, लेकिन आपको पता है हटना है बट आप नहीं हट पाते, और उस टाइम पे बाद में आप ये चीज़ को रियलाइज़ करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपको हटना चाहिए था। तो ये चीज़ आपकी मेडिकल अप्रोच में आती है। इसके अलावा जैसे जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है फिजिकल या मेंटल या इमोशनल प्रेशर में, उस टाइम पे ना हम ज़्यादा टाइम पर डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले पाते, ज़्यादा इमोशनल होकर सोचते तब भी नहीं ले पाते, या फिर जब स्ट्रेस होता है ना इन सब का, जैसे इमोशनल लेवल पे या फिजिकल या मेंटली लेवल पे जब स्ट्रेस बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ना बहुत सारे केमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, या जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी मेडिकल अप्रोच में आती हैं कि स्ट्रेस के कैसे इससे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, किस तरीके से ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है कॉग्निटिव अप्रोच। जो आपको स्ट्रेस की नेक्स्ट जो अप्रोच दे रखी है वो है कॉग्निटिव अप्रोच। दिस अप्रोच इज विद द रेफरेंस टू द पर्सपेक्टिव पुट फोर्थ बाय द, ये क्या लिखा हुआ है, लेजर्स। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन प्लीज चेक कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आपका जो इंटरेक्शन होता है ना वो इन्वायरमेंट से किस तरीके से हो रहा है। तो जो ये कॉग्निटिव अप्रोच होती है ना, कॉग्निटिव अप्रेशल अप्रोच, इसमें आप बेसिकली जो इन्वायरमेंट के साथ में आपका रिलेशन होता है, यही सब चीज़ें इसमें वर्क करी जाती हैं। जैसे कि अगर ना मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म है, प्लस अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ में होती है तो आप भी बहुत गुस्से में हो जाते हैं। प्लस अगर जैसे कि मानिए बहुत ही ज़्यादा आपका जो
इन्वायरमेंट के साथ में है। अगर आपका मूड अच्छा है तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना वो आपके ऊपर ज़्यादा हद तक वर्क नहीं कर पाते। तो बेसिकली जो कॉग्निटिव बिहेवियर होता है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ये एक शॉर्ट टर्म थेरेपेटिक अप्रोच होती है जिसके अंदर मेनली फोकस ये होता है कि लोग कैसे, उनके जो थॉट्स है वो कैसे लोगों के इमोशंस को इफेक्ट करते हैं, कैसे उनके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ते हैं ना तो ये कॉग्निटिव अप्रोच में, कॉग्निटिव टेक्निक्स में आती हैं। जैसे कि कुछ थॉट्स होते हैं, किसी बात से आप परेशान है, डिप्रेशन में चले जाते हैं या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो वो थॉट की वजह से आपका जो माइंडसेट है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आती है कॉग्निटिव अप्रोच में। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट आपको पॉइंट दे रखा है कि द सेम सिचुएशन में बी सीन एज स्ट्रेसफुल बाय वन इंडिविजुअल वेयर वज अनदर इंडिविजुअल मे नॉट अप्रोच इन इट्स स्ट्रेसफुल। अब जैसे कि कई जो थॉट्स होते हैं ना, हो सकता है कि कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिससे आप स्ट्रेस में आ जाएं और आपके सेम पीयर ग्रुप जो होते हैं, पीयर मीन्स कि जो आपका सेम एज ग्रुप है या जो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं जो सेम आपके जैसे हैं, तो वो उस चीज़ से रिस्क में नहीं आते या टेंशन में नहीं आते। तो ये चीज़ होती है कॉग्निटिव अप्रोच में। या इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मानिए आपका एग्जाम है तो रिजल्ट ना, अभी देखिए आपके अलावा भी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम होंगे, तो कई ऐसे भी होंगे जो अभी सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ना ये चीज़ सोच रहे होंगे कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, टेंशन हो रही होगी। तो कुछ चीज़ों को ना ये जो पॉइंट्स है ये इफेक्ट करते हैं, और कुछ के लिए एग्जाम सिर्फ नॉर्मल एग्जाम चीज़ है कि हुए और चले गए, और कि जैसे भी होंगे देखे जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पर्सन इन्वायरमेंट अप्रोच। जो पर्सन इन्वायरमेंट अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सन इन्वायरमेंट अप्रोच अगर स्ट्रेस के बेसिस पे हम देखें तो, क्योंकि देखिए जैसे कि आप जब भी स्ट्रेस के टाइप्स पढ़ते हैं ना तो उसमें आपको ये चीज़ मेन ध्यान रखनी होती है कि आपके पास में कौन से टाइप में क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन दो अभी आपके पास में टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम पर आपको मेन चीज़ क्या करनी है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन था अप्रोचेज ऑफ स्ट्रेस, तो पहले ये जो 4 मेन हेडिंग्स है ना इनको अच्छे से याद करिएगा। उसके बाद में इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ना, ताकि आप, अगर आपको मेन हेडिंग याद होगी ना तो आप कनेक्ट करके भी पॉइंट्स को लिख पाएंगे। जो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सन एनवायरनमेंट अप्रोच। जो एनवायरनमेंट अप्रोच है ना ये किन के अकॉर्डिंग बताई गई है, रॉबर्ट केन के अकॉर्डिंग, कि ये बेसिकली जो स्ट्रेस है ना उसको हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे कि रिजल्ट ऑफ कंफ्यूजन हो गया या कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन इंडिविजुअल व्हेन शी इज इन द सोशल रोल। यहाँ पे आपको क्या चीज़ बता रखी है कि आप ना किसी के साथ में लड़ रहे हैं, किसी भी इंसान के साथ में आप सोशल लेवल पे जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं ना, चाहे आप कुछ खरीदने गए हैं, बाहर मार्केट में गए हैं, तो आपने देखा कि आप पब्लिक लेवल पे लड़ने लग गए। तो ये चीज़ें जो होती है ना ये पर्सन एनवायरनमेंट अप्रोच में आता है कि ये बेसिकली ये जो स्ट्रेस है ना कि इसमें इस टाइप का स्ट्रेस होता है या उस टाइप के स्ट्रेस को हाईलाइट किया जाता है जिसमें कन्फ्यूजन हो जाती है या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाती है। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है कि किसी तरीके का एक आर्ग्यू हो जाना। ओके, तो ये चीज़ आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। between the role of expectations and the skill of abilities of an individual. Thus, when the role expectations are confusing or in conflict with the individual skills and abilities, stress will result. अब देखिए जैसे कि क्या होता है कि आप ना हर किसी से ना आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो अगर आप कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो अगर वो फुलफिल नहीं होती तो उस टाइम पे भी ना कहीं आप इरिटेट होते हैं, आपके अंदर एक स्ट्रेस कहीं ना कहीं लेवल पे आ जाता है। तो जो ये आपका पर्सन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन है इसमें यही चीज़ बता रखी है कि आप साइकोलॉजिकल और जो फिज़िकल कैपेसिटी होती है किसी की भी ऑन डिमांड कैपेसिटी होती है कि आप किस तरीके से उस टाइम पे रिएक्ट करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर इसमें करती हैं कि कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा या फिर जैसे कि इसके अलावा इसमें और एग्जांपल आप दे सकते हैं कि कुछ लोगों को ना डिमांड होती है एनवायरनमेंट से, फूड वाटर या फिर कुछ जो नेचुरल चीज़ों की डिमांड हो गई है, या फिर जो आप जो एनवायरमेंटल सोर्सेज हैं उनको किस तरीके से अपने बेसिस पे अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप पर्सन एनवायरनमेंट अप्रोच में लिखेंगे। मेन जो आपको इसमें ध्यान रखना है पर्सन एनवायरनमेंट अप्रोच में वो यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो बहुत गलत तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो आप चीज़ों को किस तरीके से जो मॉडिफाई करते हैं या किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकती हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक स्ट्रेस कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास में, सॉरी गला मेरा साथ थोड़ा कम दे रहा है आजकल, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझाऊँ।
नेक्स्ट आता है आपके पास में साइकोक्रॉनिक अप्रोचेस। अब देखिए जो साइको वर्ड जो होता है ना, ये कुछ आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो जो साइकोक्रॉनिक अप्रोच है ना, इसमें आप क्या लिखेंगे, जो पहले देखिए हेडिंग देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइकोक्रॉनिक अप्रोच explanation of stress is based on the theory of Freud. According to Levinson, two main elements of personality, namely ego ideal and self image, interact with each other and lead to stress. तो यहाँ पे जो साइकोक्रॉनिक अप्रोच है ना, यहाँ पे बेसिकली हम दो टर्म्स पे बात करते हैं, एक होता है ईगो आइडल और एक होती है सेल्फ इमेज। एक जो आप की इमेज क्रिएट है और एक जो आप जैसे किसी चीज़ को आपने बहुत ही अपनी ईगो पे ले लिया, या ये चीज़ को आपको ये नहीं करना है तो भी आप स्ट्रेस ले लेते हैं। जैसे कि सपोज कोई काम है, आप किसी को बोलते हैं करने के लिए और उसने वो काम नहीं करा, तो आपने ना वो चीज़ अपनी ईगो पे ले ली कि नहीं, अगर उसने नहीं करा ना तो मैं खुद भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उस काम को, तो उसका आपको एक्सेस में स्ट्रेस हो गया। आपने वेट नहीं किया कि हाँ हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद में, हो सकता है किसी की कोई मजबूरी हो, तो वो चीज़ को ना समझ के हम उस चीज़ को अपने ऊपर लेने लग जाते हैं, तो तब भी आपको क्या हो जाता है, एक स्ट्रेस हो जाता है। तो जो साइकोक्रोनिक जो स्ट्रेस है वो बेसिकली इंटरेक्शन होता है माइंड और मैटर के बीच का, और एक तरीके की यूनियन होती है फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में। माइंड और जो मैटर है उसके बीच का किस तरीके से अप्रोच है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझा दिया। इसके अलावा जो ईगो आइडल है ना, कैन बी डिस्क्राइब एज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स परफेक्ट सेल्फ, वेर एज अ सेल्फ इमेज इज द वे ऑफ एन इंडिविजुअल परसीव हिमसेल्फ हर सेल्फ नेगेटिवली और पॉजिटिवली। अब जैसे कि कोई भी काम करने से पहले आप खुद को ये चीज़ सोच ले कि नहीं, ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकती, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी लाता है। और नेगेटिविटी जब आती है ना, तो वही एक स्ट्रेस का काम करती है। नेगेटिविटी जब स्टार्टिंग में आती है ना, तो उस टाइम पे आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन एक टाइम के बाद में नेगेटिविटी जब बढ़ती जाती है ना, तो स्ट्रेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेल्फ इमेज का बेसिकली जो इंडिविजुअल अपने अपने अकॉर्डिंग समझते हैं वो चीज़ होती है। कई बार होता है कि आप में कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा काम ले रहे हैं तो भी उसका कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देखने को मिल जाता है, और ये कई बार मेरे साथ भी होता है। नाउ स्ट्रेस दस इज एन आउटकम ऑफ द गैप बिटवीन द ईगो आइडल एंड द सेल्फ इमेज। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, एक जो ईगो आइडल है और सेल्फ इमेज, इसके बीच का जो गैप होता है ना, इसमें आपका ये वाला जो स्ट्रेस होता है ये आता है। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या दे रखा है, दस दिस अप्रोच मेनली फोकस ऑन हाउ स्ट्रेस कैन बी रिजल्ट ड्यू टू द अनकॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी फैक्टर्स ऑन एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे आपके पास में ये कुछ अप्रोचेस दे रखी थी, जिसमें आपको चारों अप्रोचेस को वन बाय वन पढ़ना है। पहले चारों की मेन हेडिंग्स को याद रखना और उसके बाद में आप इसके अप्रोचेस को पढ़ना। इसके बाद में नेक्स्ट बहुत मेन हेडिंग आपको दे रखी है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे आपको ना 3 टाइप के स्ट्रेस दे रखे हैं। ये देख रहे होंगे आप तीनों टाइप के स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट दे रखा है आपको यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। ये जो आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दे रखे हैं, इसमें आपको ये तीनों टाइप्स में एक बार प्लीज़ इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि जो चीज़ मैं बोल रही हूँ तो ज़रूरी भी नहीं कि वो सही हो, तो कई बार होता है कि ये जो इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत गलत हो सकती है। तो फर्स्ट स्ट्रेस जो होता है ना, वो क्या है, यू स्ट्रेस। कैन ऑल्सो बी अ गुड स्ट्रेस दैट इज एक्सप्लेन एज अ यू स्ट्रेस, कैन बी डिफाइंड एज अ गुड स्ट्रेस कॉज बाय द पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द डिजायर्ड स्टेटस सच एज अ वेडिंग और अ न्यू जॉब। ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये कई बार काफ़ी अच्छा वाला स्ट्रेस भी हो सकता है। मीन्स कि आप जब कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं, सपोज किसी का बर्थडे प्लान कर रहे हैं या किसी की पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपने ना जब प्लानिंग करी है तो उस टाइम पे आप काफ़ी अच्छा करने का सोच रहे होते हैं, तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए क्या आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। तो स्ट्रेस का मतलब यही नहीं होता ना कि हर बार की नेगेटिव हो। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप कोई चीज़ सुपर एक्साइटमेंट में करते हैं तो भी आप थोड़ा ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस का एक सिम्टम्स होता है। तो यू स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली गुड स्ट्रेस को डिफाइन करता है। यहाँ पे है कि अगर आप कोई नई जॉब आपने ज्वाइन करी है, कहीं पे आप जॉब करना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नई कंपनी है, तो वहाँ पे ना काफ़ी सारे थॉट्स माइंड में आ रहे होते हैं। वहाँ जाने से पहले पता नहीं कैसा इन्वायरमेंट होगा, कलीग्स कैसे होंगे, बॉस कैसे होंगे, तो ये चीज़ें दिमाग में आती है। तो ये एक आपने स्ट्रेस लिया, लेकिन ये अच्छे वाले सेंस में लिया। ये भी नहीं कि इतना स्ट्रेस ले लिया कि आप डिप्रेशन में ही चले गए, या फिर वेडिंग से पहले जैसा थोड़ा सा हेजिटेशन सी रहती है, एक्साइटमेंट भी रहता है, खुशी भी रहती है, टेंशन भी रहती है, तो इस टाइप का स्ट्रेस हो गया। या फिर आप कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी का बर्थडे प्लान कर रहे हैं, कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो उस टाइप का जो स्ट्रेस होता है वो आता है आपका यू स्ट्रेस में, जो कि बेसिकली
बेनिफिशियल इफेक्ट होता है जिसका हेल्थ के ऊपर, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस को अगर आपको अच्छे से अच्छा करना है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेके कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपकी यूज स्ट्रेस में आती हैं। तो बेसिकली ये एक गुड साइड ऑफ स्ट्रेस होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास में न्यू स्ट्रेस। अब जैसे आपने फर्स्ट वाला स्ट्रेस देखा तो ये कौन सा टाइप था आपके पास में, गुड स्ट्रेस। अब जो न्यू स्ट्रेस है ना, ये क्या होता है, व्हेन स्ट्रेस अस नॉट हेल्पफुल और नॉर हार्मफुल, मतलब कि ये वो स्ट्रेस है जिसका ना आपको बेनिफिट है ना आपको कोई नुकसान है। मीन्स जैसे कि यू स्ट्रेस जो था ना वो एक गुड स्ट्रेस था कि आपने किसी अच्छी चीज़ का स्ट्रेस लिया, लेकिन न्यू स्ट्रेस में क्या होता है, ना ये आपके लिए हार्मफुल है ना ही ये हेल्पफुल है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ न्यू स्ट्रेस। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ न्यू स्ट्रेस के। जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर है, आपने सुन ली, तो वो अब जो नेचुरल डिजास्टर है जहां पर भी आई है ना, तो उसका स्ट्रेस उन लोगों पे ज़्यादा होता है। आप न्यूज़ में सुनते हैं थोड़ा बहुत अफसोस सेलिब्रेट कर लिया आपने, अफसोस मना लिया, लेकिन इतना ज़्यादा आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो न्यू स्ट्रेस में क्या होता है, ना चीज़ वो आपके लिए हार्मफुल थी ना चीज़ वो आपके लिए बेनिफिशियल थी। मतलब कि जब न्यूट्रल कंडीशन होती है, न्यू स्ट्रेस जो है ना वो न्यूट्रल स्ट्रेस भी इसको कहते हैं। तो आप दोनों स्ट्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। न्यू स्ट्रेस को यहाँ पे आप लिख लेना न्यूट्रल, NEUTRAL। न्यूट्रल का मतलब होता है कोई भी चीज़ नॉर्मल हो जाना। ओके, तो जो न्यूट्रल स्ट्रेस होता है इसको सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, न्यूट्रल या न्यू स्ट्रेस इसको कहते हैं। तो ये इसमें सिचुएशन में होगा कि जब आपके ऊपर ना डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता उस सिचुएशन का। कहीं पे आपने कहीं पे सुना नेचुरल डिजास्टर है, जैसे असम वगैरह में अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो महाराष्ट्र में, असम में, यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। तो ये न्यू स्ट्रेस का एग्जाम्पल है कि आपने सुन लिया, आपने पढ़ा उस चीज़ के बारे में, लेकिन वो आपके आसपास में नहीं हो रही, तो उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है वो आपको नहीं पता, आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। तो ये जो स्ट्रेस है ना आपके लिए हेल्पफुल है ना ही ये हार्मफुल है। तो ये होगा आपके पास में न्यू स्ट्रेस। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट इसमें थर्ड टाइप में आता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस में क्या आता है, दिस इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ अ स्ट्रेस। द मोस्ट पीपल कॉमनली रिलेट स्ट्रेस विद डिस्ट्रेस अकर्स व्हेन द, क्या लिखा है मैंने ये, ओके देखिए समझाती हूँ। जब ना ये जो डिस्ट्रेस स्ट्रेस होता है ना, इसमें क्या चीज़ होती है कि कोई चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा या तो पेन में है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी में फेस कर रहे हैं, या मतलब जब कोई चीज़ ना एक्सेस में होती है या तो बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो उस टाइप का जो स्ट्रेस होता है वो डिस्ट्रेस स्ट्रेस में आता है। द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी अपसेट और सफरिंग वेरी ग्रेट पेन और डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, तो ये जो टाइप का स्ट्रेस है ना ये चीज़ आपके पास में आती है डिस्ट्रेस में। मतलब कि बहुत ही सीरियस वाला जो टेंशन होता है ना वो चीज़ आती है आपके डिस्ट्रेस में। इसके अलावा जो डिस्ट्रेस है इसके आप कोई एग्जांपल भी मुझे दे सकते हैं वैसे तो, लाइक कोई आपकी जॉब छूट गई है, बहुत टाइम बाद आपको जॉब मिली और आपके पास में अभी कोई तरीका नहीं है सोर्स ऑफ फंडिंग का, तो आपकी जॉब छूट गई तो आप स्ट्रेस में आ गए, या फिर आपके साथ में कोई सीरियस इंजरी हो गई, आपके कोई लव्ड वन को किसी को लग गई है, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया। तो जो इस टाइप का स्ट्रेस होता है ना, जो बहुत एक्सेस में आपको माइंड में मेंटली डिस्टर्ब करके जाता है ना, तो उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। तो ये आपके पास में कुछ टाइप्स थे। अभी मैंने आपको दो चीज़ें करवाई। फर्स्ट में मैंने आपको करवाया अप्रोचेस ऑफ स्ट्रेस, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेकंड मैंने आपको करवाया टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जो कि 3 कैटेगरीज हैं। विद एग्जाम्पल मैंने इसको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है, नेक्स्ट टॉपिक है बॉस, बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं बर्नआउट के, जैसे कि इमोशनल एग्जॉशन हो गया, जिसके अंदर की फटी टेंशन हो सकती है, थोड़ा बहुत आप डिसपर्सनलाइजेशन हो सकता है, हॉस्टिलिटी हो सकती है, या फिर जो लैकनेस ऑफ केयर होती है, कंसर्न टूवर्ड्स अदर, डिक्रीज इन पर्सनल अकम्पलिशमेंट इंक्लूडिंग लोअर लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड इनफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो ये जो है ना यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज डिवाइड करी हुई है। फर्स्ट तो दे रखा है आपको इमोशनल एग्जॉशन, ओके। नेक्स्ट दे रखा है कि आप जो लैकनेस हो जाती है केयर की, या फिर जो कंसर्न होता है ना टूवर्ड्स अदर, वो चीज़ कम हो जाए। या फिर थर्ड पॉइंट आपको बता रखा है डिक्रीज इन पर्सनल अकम्पलिशमेंट इंक्लूडिंग लोअर लेवल ऑफ मोटिवेशन, या जो आपकी परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाए। तो यहाँ पे आपको 3 मेन कंपोनेंट्स बता रखे हैं। और जो ये बर्नआउट है ना, इसमें आपको 5 स्टेजेस डिफाइन कर रखी है। बर्नआउट क्या चीज़ है, देखिए बॉस है, बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम है ये। जैसे हमारी बॉडी में ना बहुत सारे
केमिकल्स रिलीज होते हैं। आपको पता होगा हमारी बॉडी में ना इतने सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि जिनका नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप उस फीलिंग में जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ना, अगर आप बहुत खुश होते हैं तो भी आपकी बॉडी में अलग अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं। आपको किसी के लिए बहुत प्यार वाली फीलिंग आती है, किसी की फिक्र करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक अलग तरीके का हार्मोन रिलीज होता है। तो ये फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो ऐसे जो बर्नआउट है ना, ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसको कंसेप्शलाइज किया जाता है एज अ रिजल्ट फ्रॉम क्रॉनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस दैट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली मैनेज। मीन्स कि जो स्पेशली जो वर्क प्लेस होता है या फिर जो आपकी फीलिंग होती है ना, वो आप बहुत ज़्यादा खुद को टायर्ड फील करते हैं, थका थका सा फील कर रहे हैं, इतना काम भी नहीं किया होता, स्टिल आप मेंटली लेवल पे आपकी जो जॉब है या जो वर्क प्लेस है उसमें काफ़ी डिस्टेंस देखने को मिले, या फिर बहुत ही नेगेटिव आप फील करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी बर्नआउट में आती हैं। इसके बाद में जो बर्नआउट सिंड्रोम है ना, वो एक तरीके की जो मेंटल इलनेस होती है ना, वो भी होती है कि ये मतलब डिप्रेशन की एक स्टेज होती है कि आप ना कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं सोच पाते। आपको कितना भी कोई अच्छा समझाने की कोशिश कर ले, आप बस नेगेटिव होते ही चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी बर्नआउट में आती है। और जो बर्नआउट है ना, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि डाइट चेंज हो जाना, या फिर जो इफेक्टिव सप्लीमेंटेशन होता है, या जो सेल्फ केयर प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। यहाँ पे आपको 5 स्टेजेस दे रखी हैं बर्नआउट की, कैन ऑल्सो बी डिस्कस। 5 स्टेजेस में दे रखा है। फर्स्ट है हनीमून स्टेज, सेकेंड वन इज फुल शॉर्टेज स्टेज, थर्ड वन इज क्रॉनिक सिम्टम स्टेज, एंड नंबर 4 इज क्राइसिस स्टेज। तो ये चार दे रखे हैं, और फिफ्थ आपको दे रखी है लास्ट, हिटिंग द वॉल स्टेज। टोटल आपको 5 बर्नआउट स्टेजेस दे रखे हैं। फर्स्ट में दे रखा है हनीमून स्टेज। एज एन एम्प्लॉय टेक्स अप अ न्यू जॉब, ही और शी एक्साइटेड एंड enthusiastic about it. However, क्या है ये, dysfunctions may creep in when an individual reserves of energy get depleted as is coping with the challenge of the new environment that he find himself herself in, and strategies employee use to cope with the stress experience fail or not useful in the coping process। देखिए, जो हनीमून स्टेज इसमें आपको बता रखे ना, इसमें बेसिकली क्या चीज़ की बात करी गई है कि आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है, कहीं पे नया आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप में ना एक अलग सा स्ट्रेस रहता है कि आपको पता नहीं है कि किस तरीके से जो ह्यूमन वहाँ पे कल्चर कैसा होगा, किस तरीके का जो मतलब कि किसी चीज़ को करने से पहले की जो हेजिटेशन होती है ना, वो चीज़ आती है आपकी हनीमून स्टेज में। आप किसी इंसान से मिलने वाले हैं, किसी के साथ आपको लाइफ स्पेंड करनी है, सपोज मैरिज वगैरह का अगर हम बात करें, तो आपको नहीं पता कि उसके साथ में आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, तो आपके अंदर ना बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ हनीमून स्टेज में आती है। आप इसमें 2 से 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक किसी एम्प्लॉय का ले सकते हैं कि किसी ने नई जॉब ज्वाइन करी होती है, तो जॉब पर जाने से पहले ना बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं। वैसे ही आपके एग्जाम में जाने से पहले भी बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, टफ होगा, ईजी होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। और इसके अलावा जैसे कि जो अर्ली पार्ट होता है, जैसे शादी से पहले आप किसी के साथ में रह रहे हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि उसके साथ में आप चीज़ों को कॉप अप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके की जो हेजिटेशन आती है ना, वो चीज़ आती है हनीमून स्टेज में। सेकेंड आता है फुल शॉर्टेज स्टेज। द एम्प्लॉय विल एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ लॉस, एग्जॉशन एंड इवन कन्फ्यूजन, मे ऑल्सो डिस्प्ले लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, स्लीप डिस्टर्बेंस, इनफेक्टिवनेस एंड फटीग। मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा आप में थकान सी है, नींद आपकी काफ़ी हद तक पूरी नहीं हो पा रही है, कि कोई चीज़ का स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तबीयत ठीक नहीं है, या किसी भी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो आप में ना एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है। तो वो फुल शॉर्टेज स्टेज में आता है कि या तो आपकी जैसे फीलिंग आती रहे कि आपको आपकी जॉब चली जाएगी, या फिर तो उस टाइम पे आप क्या सिचुएशन में क्या करेंगे, एग्जाम के रिजल्ट की टेंशन की, अगर पास नहीं हुए, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, क्या घर पे जवाब देंगे। तो इस टाइप की जो टेंशन्स होती है ना, वो आती हैं आपकी फुल शॉर्टेज स्टेज में, जिसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो सोने में जो डिस्टर्बेंस होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। द एम्प्लॉय में ऑल्सो एंगेज इन अनहेल्थी कॉपिंग स्ट्रेटजीज और एस्केप एक्टिविटीज़। और जब इस टाइप का जो स्ट्रेस होता है ना, तो उसकी वजह से खाने पीने पे, डाइट पे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से जो फिजिकल लेवल पे भी आपकी बॉडी में काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करने को आपको मिल जाती हैं।
नेक्स्ट आता है क्रॉनिक सिम्टम स्टेज। जो क्रॉनिक सिम्टम स्टेज है ना, ये इसका मतलब क्रॉनिक वर्ड जो है ना यहाँ पे टाइम से रिलेट करता है। जैसे कि द एम्प्लॉय एट दिस स्टेज में ऑल्सो डिस्प्ले वेरिड फिजियोलॉजिकल सिम्टम दैट कॉल फॉर द इमीडिएट अटेंशन, मे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम फिजिकल फटीग, डिप्रेशन और मे डिस्प्ले सम फिजिकल इलनेस एज वेल। तो जो क्रॉनिक सिम्टम स्टेज है ना, जैसे कि मानिए आपको कोई टारगेट दे दिया जाता है, आपको कोई काम का टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है लेकिन आप नहीं कर पाते, तो उसमें क्या होता है कि आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपके ऊपर ना एक प्रेशर सा क्रिएट रहता है, चाहे वो ऑफिस का है चाहे फैमिली का, कोई एक प्रेशर आपके ऊपर जब कंसिस्टेंट प्रेशर क्रिएट रहता है ना, जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक ये प्रेशर आपके अंदर बन गया, मानिए आपकी जॉब से आप सेटिस्फाई नहीं है तो फैमिली और जॉब में आप कंपीट नहीं कर पा रहे, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इस टाइप का जब स्ट्रेस होता है ना तो उसे हम क्रॉनिक सिम्टम स्टेज कहते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे डिप्रेशन और ऐसे जो फिजिकल इलनेस भी है ना, वो सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। लाइक आपके इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको पेन होता है या फिर वीकनेस आ जाती है या फिर जो अनफोकस थिंकिंग हो जाती है, आप जो काम करते हैं वो ध्यान से नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी क्रॉनिक स्ट्रेस में या फिर जो क्रॉनिक सिम्टम स्टेज है उसके अंदर ये चीज़ आती हैं। अब इसमें जो इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि सपोज जो आपकी लाइफ स्टाइल आप उसको चेंज कर लें, अगर आप जॉब और फैमिली दोनों को ध्यान नहीं दे पा रहे तो दोनों से आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर जो भी आपका मेडिटेशन वगैरह होती है, थोड़ी मेडिकेशन स्टार्ट करें, मेडिटेशन ध्यान लगाने से काफ़ी चीज़ों से हमें ना रिलीफ मिलता है, या फिर कुछ रियलिस्टिक गोल्स हम सेट कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के बेसिस पे, ये नहीं कि हर वक्त काम काम काम, थोड़ा बहुत अपने स्ट्रेस फ्री भी फील करवाया जा सकता है, वॉकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्राइसिस स्टेज। When the physiological symptoms and the feeling discussed in the previous stage continue, then the crisis stage begins. जो पहले आपको ना कुछ सिम्टम्स और फीलिंग बता रखे ना, जब ये कंटिन्यू रहती है तो ये आपके पास में क्राइसिस स्टेज आती है। इसके अंदर देखिए, जैसे ये जो पहले वाले में ना यही सब चीज़ें इसमें आपको दिखता है, बहुत सारी फिजिकल डिजीज़ आती है, जैसे बीपी बढ़ जाना या फिर स्लिप डिस्टर्बेंस हो जाता है, और फैटनेस, बहुत लोगों में ना मोटापा बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आपकी क्राइसिस इसमें स्ट्रेस में आती हैं। तो इसमें आप यही सब चीज़ें लिख सकते हैं कि ये आपको, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं, काफ़ी टाइम तक टेंशन में रहते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सब देखने को आपको मिल जाती हैं। इसके बाद में लास्ट इसमें आता है हिटिंग द वॉल स्टेज। This is the last stage, and here the employee may experience complete exhaustion which can give impact on the productivity and performance of the employee. ये जितनी भी stages है ना, उसके बाद में ये last stage आती है, और यहाँ तक आते आते ना एक employee जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा frustrate, exhausted हो जाते हैं। उनकी जो productivity होती है, जो काम करने का तरीका होता है, performance होता है, उस पर भी एक negative impact आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी employee उसकी performance भी कम होने लग जाती है बहुत हद तक, और जो एक्टिविटी है काम की वो भी काफ़ी हद तक कम देखने को मिल जाती है। तो यही चीज़ आपको इसमें समझा रखी है कि जो स्टेजेस है ना, 5 स्टेजेस आपको बता रखे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर स्ट्रेस वगैरह रहता है तो ऑब्वियसली उसका काफ़ी हद तक जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। सपोज़ आप अगर नॉर्मल पढ़ते हैं तो आप 1 घंटे में 1 यूनिट को कंप्लीट कर पाते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। वहीं जब आप स्ट्रेस में पढ़ते हैं तो हो सकता है उस 1 घंटे में आपने इतना स्ट्रेस ले लिया कि आपको पढ़ाई तो हो ही नहीं पाई। तो ये चीज़ होता है कि जो जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है तो उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद में इसमें लास्ट टॉपिक दे रखा है स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस। तो जो स्ट्रेस और परफॉर्मेंस है ना वो आपस में किस तरीके से रिलेट करती है, तो ये चीज़ अभी जो मैंने आपको ऊपर समझाया ना, तो वही चीज़ें पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। बेसिकली जो परफॉर्मेंस होती है ना वो इंक्रीज होती है तब जब आप फिजिकली और मेंटली काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं, तब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, काम करने में मन लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप सपोज आपकी तबीयत खराब है, काम आपको दिख रहा है लेकिन आप रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं या काम ही काम करे जा रहे हैं, आपको घर का, जॉब का, अलग अलग तरीके के टेंशन है, तो उस टाइम पे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ना वो क्या हो जाती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। वहीं पे अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो आप काफ़ी हद तक जो काम है ना उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, कम टाइम में कर पाएंगे, जो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, अच्छे तरीके से सोच समझ के डिसीजंस को ले पाएंगे, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, प्लस जो भी वर्किंग मेमोरी होती है, अटेंशन से काम करेंगे तो हर चीज़
इस टाइम पे सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जब आप स्ट्रेस लेके करते हैं तो वो चीज़ आपकी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। जैसे कि अभी आपके एग्जाम्स में ना बहुत कम टाइम बच रहा है, तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्ट्रेस लेके बैठे होंगे। तो उनके लिए मेरा सिंपल एक ही मैसेज है कि स्ट्रेस मत लीजिए, नॉर्मल पढ़ाई करिए, जितना मैक्स टू मैक्स आप अपने अकॉर्डिंग अभी पढ़ सकते हैं उतना करिए, क्योंकि जो टाइम चला गया ना अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसको ब्लेम करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो आपके पास में टाइम है उसको जितना अच्छे से अच्छे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, जितना मैक्स टू मैक्स पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हैं उतना आप करिए, क्योंकि सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि आप उसमें एटलीस्ट स्कोर कर लें। और कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनका सिर्फ टारगेट पासिंग मार्क्स का ही होगा, तो इतना आप कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है। लेकिन स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, ये सब चीज़ें आपके पास में नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ पे कुछ आपको ना ये फ्लो चार्ट टाइप में दे रखा है। एग्जाम में ऐसे ऐसे डायग्राम बनाने से ना बहुत आपके जो आंसर शीट है ना उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, काफ़ी अच्छा सा रहेगा। तो यहाँ पे आपको ना कुछ वेरियस तरीके दे रखे हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके दे रखे हैं जिससे स्ट्रेस होता है। शोइंग वेरियस स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स का मतलब होता है ऐसे वेज, ऐसे तरीके जो कि टेंशन और स्ट्रेस को क्रिएट करें। तो वो क्या क्या हैं, जैसे कि लाइफ इवेंट्स हो गए, इमोशनल लेबर्स हो गए, ओके, स्कूल और वर्क इन्वायरमेंट हो गया। जैसे स्कूल और वर्क इन्वायरमेंट, आपको स्कूल लेवल पे कोई टेंशन है, होमवर्क वगैरह दे दिया, इन्वायरमेंट वर्क इन्वायरमेंट ऑफिस वर्क है उसका टेंशन है, तो ये आपका इसमें आता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, रोल स्ट्रेसेस हो गए, फिजिकल कंडीशंस हो गई। या तो देखिए इसमें जो स्ट्रेस है ना वो होने की बहुत सारी आपको वजह दे रखी है, यहाँ पे 4 to 5 वजह आपको दे रखी है जो आप लिख सकते हैं, डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हो जा रही है, आपको नहीं पता वो चीज़ क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, और आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस आ जाता है। इसके अलावा जैसे कई बार हमारी फैमिली के साथ ना हम इमोशनली काफ़ी हद तक हमको ब्लैकमेल कर दिया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे जॉब हो, मैरिज हो, या फिर कुछ और काम करना हो। तो इमोशनल लेवल पे भी जब आपको पेन दिया जाता है, तकलीफ दी जाती है, तो भी आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कई बार इंसान जब भी फंस जाता है, जब वर्क और इमोशन फैमिली दोनों को एक साथ देखना पड़ता है, तो दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कई बार नहीं संभाला जा सकता है। फिर कई बार ऐसा होता है बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी एक स्ट्रेस की वजह बन जाती है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अलग अलग काम की, घर की, फैमिली की, पढ़ाई की, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देखने को मिलता है। कुछ फिजिकल कंडीशंस भी होती हैं, फिजिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो आपको मुझे वैसे कमेंट करना है फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं स्ट्रेस के लिए, और किस किस तरीके से आप उनसे लड़ सकते हैं, कुछ ऐसी फिजिकल कंडीशंस। तो अब इसमें मैं भी कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे कि कहीं पे आपको पेन हो रहा है, कहीं पे भी पेन हो रहा है, चेस्ट पेन है या कहीं पे भी पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे भी आपको ना स्ट्रेस सा रहेगा कि आपसे काम भी नहीं हो रहा, आराम भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं जो एक्सटर्नल लेवल पे आपको दिखती हैं। जैसे कि कुछ हार्ट डिजीज़ हो गई है, मोटापा बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज़ होता है, या बीपी वगैरह बढ़ना, कम किसी को बीपी की दिक्कत होती है, ब्लड प्रेशर की बढ़ना या ज़्यादा होना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट सा बना रखा है, इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। इसमें दे रखा है कि स्ट्रेस किस किस वजह से हो सकता है, कुछ वेरियस आपको स्ट्रेसर्स दे रखे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। सो ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।